हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम काव्य के हेतु का अध्ययन करेंगे, जो कि काव्य शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज हम अध्ययन करेंगे कि संस्कृत आचार्यों ने, हिंदी आचार्यों ने और पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य के कौन कौन से हेतु बताए हैं। काव्य के हेतु किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लें। काव्य के हेतु को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि काव्य किसे कहते हैं और हेतु किसे कहते हैं। कवि के द्वारा किया जाने वाला कार्य काव्य कहलाता है, यानी कि कवि के द्वारा जो भी काव्य सृजन किया जाता है, जो भी रचना सृजन किया जाता है, वह काव्य कहलाता है। और इस कार्य को करने के लिए कवि को जो कारण प्रेरित करते हैं या इस काव्य को रचने के लिए जो प्रेरणा स्रोत होता है, वह हेतु कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो कवि जिस प्रेरणा स्रोत या कारण से नई नई रचना का सृजन करता है, वह प्रेरणा स्रोत या कारण काव्य के हेतु कहलाते हैं। अर्थात काव्य हेतु किसी भी कवि की वह इच्छा शक्ति होती है जिसकी वजह से वह काव्य सृजन करने में समर्थ होता है। अब कि काव्य के हेतु कौन कौन से हैं। भारतीय विद्वानों द्वारा काव्य के मुख्यतः 3 हेतु माने गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। पहला प्रतिभा, जो कि जन्मजात विशेषता मानी जाती है। जन्मजात विशेषता का अर्थ है कि कवि के भीतर जन्म से ही यह विशेषता होती है, यह खूबी होती है, यह ईश्वर की देन होती है कि वह काव्य का सृजन कर सकता है। दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति प्राप्त किया जाता है, साहित्य या व्याकरण का ज्ञान अथवा निपुणता, अर्थात ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करना ही व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति की शक्ति होने पर ही कवि यह निर्णय करता है कि किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। तीसरा हेतु है अभ्यास। बार बार अध्ययन करना, बार बार प्रयास करना या बार बार कोशिश करना। यहाँ अध्ययन इसलिए है क्योंकि शास्त्रों का बार बार यदि अध्ययन किया जाए तो प्रतिभा या व्युत्पत्ति दोनों ही हेतु उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यदि ये तीनों ही विशेषताएं, ये तीनों ही इच्छा शक्तियां कवि के अंदर हों तो कवि साहित्य सृजन करने में सक्षम होता है। देखिए, सबसे पहले यदि हम हेतु शब्द का प्रयोग देखें तो इसका वर्णन हमें अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में 3 काव्य कारणों का उल्लेख है। पहला है प्रतिभा, दूसरा है वेद ज्ञान और तीसरा है लोक व्यवहार। अग्नि पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोक विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। यानी नरत्व होना तो दुर्लभ है ही, उसमें भी विद्यावान नर होना मुश्किल है। और ऐसे ही कवित्व होना दुर्लभ है और कविता की प्रतिभा होना और भी कठिन है। अब देखते हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के कौन कौन से हेतु हैं। सबसे पहले आचार्य भामे को देखते हैं। आचार्य भामे ने कहा है, गुरु उपदेशाध्येतु शास्त्रम जड़धिमोद्यप्यलम काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। यानी गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन कर सकती है, किंतु कविता का सृजन तो प्रतिभाशाली द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात अगर गुरु भली भांति समझाए तो शास्त्रों को समझना कमजोर विद्यार्थी के लिए भी सरल हो सकता है, किंतु काव्य का सृजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिभा नामक जन्मजात ईश्वरीय विशेषता
ना हो। इसके आगे भामे ने भी ये कहा है कि प्रतिभा को निखारा जा सकता है और इस प्रतिभा को निखारने की प्रक्रिया में कवि को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा अपने से श्रेष्ठ कवियों का गहन अध्ययन करना चाहिए और अपने काव्य को निर्दोष बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि भामे प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य के हेतु में स्थान देने के पक्षधर हैं। अब देखते हैं तो आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अपने काव्य आदर्श नामक ग्रंथ में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही महत्व दिया है। इनका कहना है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुत निर्मलम आनंदाश्चभ्योगो अस्य कारणम काव्य संपदा। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, शास्त्रों का दोष रहित ज्ञान एवं आनंद के साथ बार बार अभ्यास करना कविता के कारण होते हैं। इनका मानना है कि काव्य रचना के लिए केवल प्रतिभा से ही काम नहीं चलता, बल्कि शास्त्रों का अध्ययन एवं अनुशीलन करने वाली बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिभा का सही उपयोग बुद्धि के द्वारा ही संभव है। बुद्धि का तीव्र होना इस बात का तो परिचायक है कि काव्य दोष को दूर करने के लिए बुद्धि के निर्देश पर बार बार अभ्यास करके दोष को दूर किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं आचार्य वामन। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो कहते हैं कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्व स बीजम, यानी कि प्रतिभा जहाँ होगी, प्रतिभा का ही कविता का मूल है, उसका बीज है। उनके अनुसार लोक विद्या तथा प्रकीर्ण तीनों काव्य सृजन की शक्ति प्राप्ति के अंग हैं। लोक विद्या प्रकीर्ण च काव्यांगानि। प्रतिभा के अलावा लोक व्यवहार शास्त्र ज्ञान को भी काव्य के हेतुओं में आचार्य वामन ने स्थान दिया है। आचार्य वामन प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं और साथ ही लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान को भी महत्व देते हैं। इसलिए इन्होंने हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वामन ने अपने बताए हेतुओं में लोक व्यवहार तथा शास्त्र ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान तो दिया है, लेकिन प्रतिभा के बाद, क्योंकि वह प्रतिभा को काव्य का मूल मानते हैं। अब अगले आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों को काव्य के हेतु में स्थान दिया है, लेकिन उन्होंने प्रतिभा के दो प्रकार माने हैं, एक सहजा और दूसरी उत्पाद्य। सहजा वह प्रतिभा है जो कवियों में जन्मजात होती है, जैसा कि भामे ने भी कहा है कि ईश्वर प्रदत्त विशेषता ही महत्वपूर्ण है तथा काव्य का मूल तत्व भी यही है। और दूसरी उत्पाद्य, यह प्रतिभा शास्त्रों का अध्ययन करने, लोक व्यवहार से और अभ्यास आवृत्ति से उत्पन्न होती है। आचार्य दंडी की ही भांति रुद्रट का भी मानना है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों शक्ति मिलकर जब प्रतिभा को और अधिक संवर्धित करती हैं और अधिक पुष्पित और पल्लवित करती हैं या निखारने का काम करती हैं, तो उत्पाद्य प्रतिभा का जन्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में सर्वाधिक व्यवस्थित और स्पष्ट विचार लिखा है। इनका कहना है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य शास्त्राद्य विवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति
हेतुस्त दुद भवे। इसका अर्थ है कि काव्य सृजन के लिए शक्ति यानी कि प्रतिभा, निपुणता यानी कि व्युत्पत्ति और लोक का सूक्ष्म निरीक्षण और काव्य सिद्धांत के जानकार कवियों से प्राप्त शिक्षा के अनुरूप बार बार अभ्यास काव्य के प्रमुख हेतु हैं। मम्मट के काव्य हेतु से संबंधित इन विचारों से यह भी मालूम होता है कि काव्य सृजन जैसा कार्य है वह केवल शब्दों से खेलना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी का काम है और जिसे पूरा करने के लिए प्रतिभा का सही उपयोग एवं उचित मार्गदर्शन जरूरी है। जो उन्होंने कहा है कि कवियों से प्राप्त शिक्षा के अनुरूप अभ्यास, यानी कि अभ्यास भी स्वतः ही नहीं करेंगे, अभ्यास भी कवि जो उच्च कवि हैं, जो कवि से श्रेष्ठ हैं, उनसे पूर्व के कवि उनसे प्राप्त शिक्षा के अनुरूप अभ्यास करेंगे, तभी सफल हो पाएंगे। ऐसा अभ्यास ही काव्य के प्रमुख हेतु हैं। वैसे तो मम्मट से पूर्व भी आचार्य प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास की चर्चा कर चुके थे, लेकिन मम्मट ने काव्य और शास्त्र के साथ लोक अवलोकन को भी महत्व दिया है तथा कवि एवं आचार्यों के मार्गदर्शन में भी अभ्यास को महत्व दिया है। इसलिए आचार्य मम्मट की जो परिभाषा है हेतु से संबंधित, वह सर्वाधिक व्यवस्थित दिखाई पड़ती है। अब आगे है राजशेखर। राजशेखर का कहना है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्य इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समान रूप से काव्य के लिए मुख्य कारण हैं। इनके अनुसार कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा में से कार्यत्री जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि से होता है और भावित्री का संबंध पाठक से होता है। कार्यत्री वह प्रतिभा शक्ति है जिसके द्वारा कवि कविता लिखता है और भावित्री वह प्रतिभा शक्ति होती है जिसके द्वारा पाठक समझता है। इसलिए है कि भावित्री का संबंध पाठक से और कार्यत्री का संबंध कवि से है। लेकिन कार्यत्री प्रतिभा को राजशेखर ने 3 प्रकार की बताया है। उनके अनुसार सहजा, आहार्य और औपदेशिकी, ये 3 प्रकार की कार्यत्री प्रतिभा होती है जिनका संबंध कवि से होता है। सहजा पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त कार्यत्री प्रतिभा है। यदि कवि ने पूर्व जन्म में देवतुल्य कार्य किए हैं तभी उसको यह प्राप्त होती है। दूसरी है आहार्य, जो वर्तमान जन्म के संस्कारों से प्राप्त है, यानी कि इसी जन्म में कवि के द्वारा जो कार्य किए गए हैं यह उनसे मिलती है। और तीसरा है औपदेशिकी, ये तंत्र मंत्र, देवता अथवा गुरु आदि के उपदेशों से प्राप्त होती है, यानी कि इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, ये बहुत अधिक कोशिशों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजशेखर ने सहजा, आहार्य और औपदेशिकी ये 3 प्रकार की प्रतिभाएं मानी हैं और इन तीनों प्रकार की प्रतिभाओं का संबंध कार्यत्री प्रतिभा यानी कि कवि से है। देखते हैं आनंदवर्धन के अनुसार ध्वन्यालोक में इनका कहना है कि प्रतिभाहीन व्यक्ति कोई भी रचना सृजन नहीं कर सकता। न काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणा, सत्स्वपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुणा। इनके अनुसार प्रतिभावान व्यक्ति कवि के पास वर्ण्य विषयों की कमी नहीं होती। यदि उसके पास प्रतिभा हो तो वो प्राचीन विषय में भी नवीनता भर देते हैं। इसीलिए इनका कहना है कि काव्य का प्रमुख हेतु या कारण केवल और केवल प्रतिभा ही। अब देखते हैं पंडित जगन्नाथ क्या कहते हैं। पंडित जगन्नाथ कहते हैं स च काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति। इन्होंने भी प्रतिभा के 2 ही रूप कार्यत्री और भावित्री को माना है और उसमें भी इन्होंने केवल कार्यत्री प्रतिभा को ही महत्व दिया है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार प्रतिभा शब्दार्थ उपस्थिति का बोध करने वाली शक्ति ही प्रतिभा है। इनके अनुसार काव्य का एकमात्र कारण प्रतिभा है जिसके अनुकूल शब्द और अर्थ प्रकट किए जाते हैं। प्रतिभा अनेक रूपों में दिखती है
कभी कवि के संस्कार के रूप में सहज एवं जन्मजात होती है और कभी देवताओं और महापुरुषों की कृपा से मिलती है और कभी निरंतर व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी प्राप्त होती है। पंडित जगन्नाथ के प्रतिभा को इतना अधिक महत्व देने के कारण इनको केवल प्रतिभावादी भी माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है प्रतिभैव केवला कारणम, अर्थात केवल प्रतिभावादी आचार्य। अब संस्कृत आचार्यों के पश्चात हम देखते हैं कि हिंदी के विद्वानों ने काव्य के कौन कौन से हेतु बताए हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हैं और साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व देते हैं। इन्होंने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावना करने वाली शक्ति कहा है। सोमनाथ अभ्यास को महत्व देते हुए कहते हैं कि काव्य को बार बार पढ़कर और सुनकर अभ्यास करना ही काव्य का हेतु है। एक अन्य विद्वान है प्रताप सही। इन्होंने भी प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, अर्थात इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही महत्व दिया। अज्ञे जी ने काव्य हेतु में प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। इनका कहना है कि कला सामाजिक अनुभूति के विरुद्ध स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास है। इसी प्रकार गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि मनुष्य की मननशीलता ही काव्य का मुख्य हेतु है। यह प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का सहायक मानते हैं। सबसे अधिक जो पारिभाषिक शब्दावली दिखाई पड़ती है सुरेश अग्रवाल जी की दिखाई पड़ती है। इनके अनुसार साहित्य के लिए साहित्यिक प्रतिभा और विज्ञान के आविष्कार के लिए वैज्ञानिक प्रतिभा अनिवार्य होती है। मननशीलता इन दोनों प्रकार की प्रतिभाओं को विकसित करने में बहुत सहायक होती है। मननशीलता को हम व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वित रूप कह लें तो अधिक उचित होगा। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी विद्वानों या हिंदी आचार्यों ने भी प्रतिभा और व्युत्पत्ति को ही महत्व दिया है। अब देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों ने किन हेतुओं को महत्व दिया है। सबसे पहले है प्लेटो काव्य का मुख्य हेतु प्रेरणा को मानते हैं। इनके अनुसार प्रेरणा के बिना काव्य सृजन संभव ही नहीं है। अरस्तु जन्मजात प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं, तो वहीं होरेस प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व देते हैं। बेनेदेत्तो क्रोचे ने अंतःकरण के ज्ञान के अतिरिक्त प्रतिभा और अभ्यास को विशेष रूप से काव्य के हेतु में महत्व दिया है। तो हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों ने जहाँ प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्व दिया है, तो कुछ आचार्यों ने केवल प्रतिभा को महत्व दिया है और कुछ आचार्यों ने अभ्यास एवं व्युत्पत्ति को सहायक हेतु बताया है। अब निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों के काव्य के हेतु संबंधी मतों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि इनके मत दो भागों में विभाजित हैं, दो भागों में बटे हुए हैं। प्रथम मत जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को समान रूप से महत्व देते हैं, जिनमें भामह, मम्मट, वामन, दंडी आदि हैं, तो दूसरी ओर आनंदवर्धन, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ हैं, जो केवल एक ही हेतु प्रतिभा को महत्व देते हैं। हिंदी विद्वानों में रामचंद्र शुक्ल जी और प्रताप शाही एवं पाश्चात्य विद्वान होरेस के अतिरिक्त अन्य अधिकांश विद्वान भी किसी एक ही शक्ति को अधिक महत्व देते दिखाई पड़ते हैं, किंतु प्रथम पक्ष के मत में अधिक समर्थन होने के कारण हम कह सकते हैं कि काव्य के तीन हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही हैं। ये विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम काव्य के प्रयोजन के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।